क्लास 10वां का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। इसको समझते हैं। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना है। बहुत सारा कोशिका है हमारे शरीर में। संरचना और कार्य की दृष्टिकोण से ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। संरचना और कार्य के सबका अलग अलग अपना अपना काम होता है तथा ये अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। मतलब सबका अलग अलग काम है। एक तरह की कोशिकाओं के समूह से उत्तक विभिन्न उत्तकों से अंग और विभिन्न अंगों से अंगतंत्र का निर्माण होता है। ये याद रखना है कि एक तरह के बहुत सारा कोशिका मिल जाता है ना, तो उत्तक का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के उत्तक से अंग और फिर विभिन्न प्रकार के अंग से मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण होता है। बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जिसको कहते हैं। सभी जीव विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए तंत्रों की संरचना करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। क्लियर है? कहने का मतलब कि सभी जीव जो है विभिन्न प्रकार को संपादित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पाचन तंत्र के लिए अलग सा संरचना होता है, श्वसन तंत्र, सबका अलग अलग अपना अपना काम है। किसी विशेष कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए अंग तंत्र के विभिन्न अंगों को मिलकर काम करना आवश्यक है। कोई भी हमारा शरीर ठीक से काम करे, कोई भी विशेष कार्य को सुचारू रूप से सही से हम कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हमारा अंग तंत्र जो होना चाहिए कि विभिन्न अंग को मिलकर के काम करना पड़ता है, मतलब ठीक से काम करना पड़ता है। अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित, समन्वय मतलब होता है संतुलन, स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल, इसकी आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा। अगर नियंत्रण नहीं रहा जाए तो सबका काम करने का समय अलग अलग हो जाएगा, मतलब एक नहीं रहे होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाएंगे। अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो वो व्यवस्थित ढंग से मतलब सही से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंगतंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उसके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों के एवं अंगतंत्रों के समन्वय एवं जो नियंत्रण जो होता है उसके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए, जो भी हम काम को कुशलता से करते हैं, अच्छा से करते हैं, उसके संचालन के लिए क्या है, अनिवार्य है। क्लियर है? यहाँ तक के बस याद रखना है कि विभिन्न प्रकार के कोशिका मिलकर के उत्तक का, विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर के अंग, फिर विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण। वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जिसे क्लेमाइडोमोनास होता है, अमीबा आदि में सभी जैव क्रिया का संचालन, समन्वय और उसका नियंत्रण उसी अकेली कोशिका के द्वारा होती है। जो एक कोशिकीय होता है ना, उसमें सारा जो काम होता है वो सभी एक ही कोशिका से होता है। तब पूछेगा एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो जिस जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ पे देखिए ना, जिस जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण इसका याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा। ये पूछता है सवाल परीक्षा में, समझ गए ना। और कह रहा है कि अकेली कोशिका के द्वारा होता है सारा काम, जबकि बहुकोशिकीय जो जीव है ना, इसको भिन्न भिन्न कार्यों को अलग अलग अंगतंत्र और अंगतंत्र होते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे मनुष्य हो गया, हम लोग है जो कि बहुकोशिकीय जीव में आते हैं, इसमें सब काम करने के लिए अलग अलग अंग और अंगतंत्र होते हैं। अंगों के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों के समन्वय एवं नियंत्रण हेतु जटिल तंत्र भी विकसित होते हैं। कह रहा है ये सबको काम करने के लिए जटिल तंत्र विकसित होते हैं। पौधों एवं जंतुओं में स्थापित समन्वय एवं नियंत्रण में अंतर होता है। कह रहा है कि पेड़ पौधा जो है ना, वो भी बहुकोशिकीय जीव है और जीव जंतु भी बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें स्थापित समन्वय और नियंत्रण में अंतर होता है। पेड़ पौधा में अलग टाइप का होता है नियंत्रण और समन्वय, इसमें जो होता है अलग टाइप का होता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, समन्वय मतलब होता है संतुलन बना करके कोई भी चीज़ को, जैसे हम बोलते हैं, खाते हैं, तो ये सब चीज़ आपस में संतुलन बना हुआ रहता है। पानी पीते हैं तो पानी घोटते हैं, फिर सांस लेते हैं, आप देखते हो कि खाना खाते हो तो उस समय थोड़ा सा सांस रुक जाता है, तो ये सब संतुलन के कारण ही होता है। आगे देखो, उच्च कोटि के जंतु जैसे स्तनधारी में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उच्च कोटि के जंतु जैसे स्तनधारी जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल से जानेंगे इसमें, और उसमें समन्वय और नियंत्रण के लिए तंत्रिकी तंत्र का प्रभाव, वो तंत्रिका तंत्र जैसे कहेगा उसी के हिसाब से वो समन्वय और नियंत्रण होता है। निम्न कोटि के जंतुओं में जैसे हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, जबकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। निम्न कोटि के जंतु जैसे हाइड्रा, इसमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, जबकि पेड़ पौधा जो है ना, इसमें तंत्रिका तंत्र पाया ही नहीं जाता है। अतः पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिकी नियंत्रण नहीं होता है। तो याद रखना है, पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिकी नियंत्रण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो पौधा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिकी नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर है? तो इसमें हम जाने कि एक कोशिकीय जीव क्या है। तो वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका उदाहरण
क्लेमाइडोमोनास अमीबा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जाने कि भाई भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार के, जैसे मनुष्य में भी ये सब में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अभी हम जाने कि पौधों में जो होता है केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, रासायनिक रूप से कंट्रोल होता है, जबकि जीव जंतु में तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, सोच समझ करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। पौधों में नियंत्रण अब समझ, अब पहले पौधों में जानते हैं। हम जानते हैं कि एक छोटे बीज से विशाल वृक्ष का निर्माण हो जाता है। हम जानते हैं कि एक छोटा बीज जो होता है उससे एक विशाल वृक्ष का निर्माण हो जाता है, मतलब वो बीज जो होता है छोटा से एक दिन बड़ा हो जाता है। पौधों में पाई जाने वाली इस प्रकार की वृद्धि जंतुओं की गति उससे भिन्न होती है। पौधों में जो पाई जाने वाली इस प्रकार की जो वृद्धि जो होती है ना, जंतुओं की गति से क्या होती है, भिन्न होती है। जब बीज अंकुरित होता है, मतलब बीज में अंकुरन होता है, तो नवोद्भिद मृदा को विस्थापित कर बाहर निकलता है, मतलब मिट्टी को हटा करके तो क्या करता है, बाहर निकलता है। इस प्रकार की पादप गति पौधे की वृद्धि को दर्शाती है। वो जो पेड़ पौधा में गति है वो वृद्धि को दर्शाती है। आप मान लीजिए कोई फसल बोते हैं खेत में, तो कुछ दिन के बाद जाते हैं देखने के लिए कि उससे अंकुरन हुआ है कि नहीं, उससे कुछ निकला है कि नहीं, और जब देखते हैं कि निकल रहा है, उसमें कली निकल रही है, तो आप समझ जाते हो कि पेड़ पौधा जो आप लगाए हो वो फसल विकसित हो रहा है। पौधों में एक दूसरी प्रकार की गति भी पाई जाती है जो वृद्धि के से संबंधित नहीं। कह रहा है पौधों में एक दूसरी प्रकार की गति भी पाई जाती है जो वृद्धि से संबंधित नहीं। तो हम यहाँ तक के समझे, आगे देखिए। उड्डीपन, यहाँ पे उड्डीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। तो अगर आप छुई मुई के पौधे को छुओगे तो पत्तियों को छुए तो वे शीघ्र ही मुड़ करके बंद हो जाती है। छुई मुई के पत्तों को छूते हो तो वो शीघ्र ही है जो कि मुड़ करके क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस प्रकार की गति का पौधों की वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। वो पौधा में वृद्धि नहीं हो, पौधों की वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। पौधा की वृद्धि मतलब वो अलग चीज़ होता है, और इसमें एक अलग गुण होता है जिससे पत्ती को छुई मुई के पत्ती को छुओगे ना तो वो मुड़ जाता है। इस प्रकार की गति का पौधों में की वृद्धि से कोई संबंध है। जब आप छुई मुई के पौधे को की पत्तियों को छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियाँ जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती हैं। जब हम छुई मुई के पत्ती को छूते हैं तो स्पर्श की अनुक्रिया मतलब जो हम छुए ना, इसके कारण पत्तियाँ जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है। उसमें जो पत्तियाँ में जो है ना वो जल की मात्रा में त्वरित क्या करती है, परिवर्तन कर जाती है, जिससे वो अपनी आकृति बदल जाती है, वो नीचे झुक जाती है, मुड़ जाती है। तब फिर पूछेगा, यहाँ पे सवाल पूछेगा, हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं या उसके पत्ती को छूते हैं तो वो क्यों मुड़ जाती है। तो आप कहोगे कि जब हम छुई मुई के पत्ती को छूते हैं, यहाँ से लिखना है, जब हम छुई मुई के पत्ती को छूते हैं तो स्पर्श की अनुक्रिया के कारण उसमें जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन होता है, जिससे वो नीचे झुक जाती है, आकृति बदल देती है। क्लियर है। तो ये है जो कि याद रखना है कि हम छुई मुई के पत्ती को छूते हैं तो वो क्यों मुड़ जाते हैं, याद रखना है। आगे देखिए, वृद्धि प्रेरित गति, एक अलग गति है वृद्धि प्रेरित गति। आरोही पौधे में इस प्रकार की गति बहुत अच्छी तरह देखी जा सकती है। मटर के पौधा जब किसी सहारे के संपर्क में आता है तो इसका एक हिस्सा जो सहारे के संपर्क में रहता है कम वृद्धि करता है तथा जबकि सहारे से दूर वाला भाग अधिक वृद्धि करता है। आप देखोगे मटर का पौधा है ना, तो ये देखो, ये जो यहाँ पर लकड़ी है इससे ये सहारा से है जो कि संपर्क में, तो ये कम वृद्धि करेगा, जबकि ये तेज़ी से डेवलप करेगा। फिर ये आया इससे पकड़ लेगा, फिर ये तेज़ी से बढ़ता है, समझ गए ना। जबकि सहारे के दूर वाला भाग अधिक वृद्धि कर इसे चारों ओर से घेर लेता है। इस प्रकार के मटर के पौधे की वृद्धि स्पर्श के लिए संवेदनशील होती है। मटर के पौधे की वृद्धि स्पर्श के लिए क्या होती है, संवेदनशील होती है, यानी एक निश्चित दिशा में होती है, उसकी वृद्धि एक निश्चित दिशा में होती है। पादपों में विभिन्न जैव क्रियाओं का नियंत्रण एवं उसके समनव्य जंतुओं की तरह विकसित नहीं होते हैं। पेड़ पौधा में जैव क्रियाओं का नियंत्रण उस समनव्य जो होता है जंतुओं की तरह, इधर हम पीछे पढ़वे किए कि जीव जंतु जो होता है उसमें तंत्रिका तंत्र होता है, समझ गया ना, लेकिन इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसको पता नहीं रहता है क्या है क्या नहीं है। जंतुओं की तंत्रिका तंत्र की तुलना किए जाने वाले कोई तंत्र पौधों में नहीं पाया जाता है, परंतु पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करती है मतलब बाह्य वातावरण को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसके अनुसार उसमें गति की भी होती है। पौधों में ऐसी गति को अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति कहते हैं, समझ गए ना। तो ये पूछेगा अनुवर्ती गति या अनुवर्तन गति, इसको बारे में जानते हैं। कह रहा है कि पौधों में जो बाह्य उद्दीपन में आता है प्रकाश आता है, हवा आता है, समझ गए ना, प्रकाश हवा ये सबको ग्रहण करने की क्षमता होती है पेड़ पौधों में, समझ गए। तो उसके हिसाब से वो गति करती है, उसे अनुवर्तन कहते हैं। तो अनुवर्तन पूछेगा कि अनुवर्तन क्या है तो बता दोगे। पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसके अनुसार उसमें गति होती है, और ऐसी गति को अनुवर्तन गति कहते हैं या अनुवर्तनी गति कहते हैं। पौधों में बाह्य अनुवर्तनी गति या अनुवर्त गति क्या है, तो पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, जिसके अनुसार वो वृद्धि करता है। और पौधों में इस प्रकार की गति को अनुवर्त गति या
अनुवर्तनीय गति कहते हैं, समझ गए ना। और ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश अनुवर्तन में हो जाएगा प्रकाश की ओर गति करेगा, समझ गए। कह रहा इस पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं, जब पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं तो उसे प्रकाश अनुवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में तने के शीर्ष भाग पत्तियों में स्पष्ट दिखती है जब प्रकाश से दूर मुड़ करके अनुक्रिया करता है। जैसे यहाँ पर प्रकाश अनुवर्तन के, जैसे एक अलमारी ले लेते हैं, समझ गए ना, और इसमें है ये कि यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। अब इसमें एक गमला का पौधा लगा दिए, फिगर में देखो गमला का पौधा, अलमारी को बंद अगर कर देंगे, पूरा बंद कर दिए, समझ गए ना, तो लाइट तो इधर जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो ये लत्ती, ये जो इसका पौधा जो है ना अपने आप है कि ये इसकी ओर मुड़ जाएगा, फिर ये इससे निकल करके ये इसकी ओर मुड़ जाएगा, ये प्रकाश को देखते और गति कर रहा है। तो प्रकाश अनुवर्तन गति जो होता है, पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं और इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग को या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है, समझ गए ना। क्लियर है। जब पौधे जो होते हैं प्रकाश की ओर गति करते हैं तो उसे प्रकाश अनुवर्ती गति कहते हैं। आगे है अगला गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। गुरुत्वानुवर्तन का राज्य पौधे, गुरुत्व मतलब होता है जमीन, या हम कह सकते हैं गुरुत्व। जब पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किस में होता है, जमीन में। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में एक प्रकार का, तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये गमला है, गमला का पौधा सही था, ये सीधा था, लेकिन इसको जैसे ही ये गिर जाता है तो ये है कि क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है, समझ गए ना, और वो जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये ऐसे गिरा, ये गति कर रहा है, समझ गए, और फिर ये गति करके फिर धीरे से मुड़ जाएगा, ये थोड़ा सा टाइट होगा फिर धीरे से मुड़ जाएगा। और पौधे में तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं। इसका तना जो होता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। क्लियर है। तो गुरुत्वानुवर्तन, इस पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करेगा और पौधे की जड़ों में दिखता है। जो पौधे की जड़ों में, आप पेड़ पौधा है ना, जैसे ये पेड़ पौधा है ना, ये पेड़ पौधा है, इसको अगर लगा देते हैं ज़मीन में तो ये इसका जड़ है, तो ये नीचे की ओर गति करेगा, समझ गए ना। और ये जड़ है जो कि नीचे की ओर गति करेगा, जबकि इसका तना जो है ना वो इसके विपरीत दिशा में, यहाँ पर गिर गया तो इसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है। क्लियर है। कार्यकलाप दिया हुआ है, इसको समझिएगा। आगे है रासायनिक अनुवर्तन। तो यह गति रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है, रासायनिक उद्दीपन के द्वारा है, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, रासायनिक कारण के द्वारा। परागकण के समय परागकण से निकलने वाला परागनलिका या कि बीजांड में होने वाली गति, इस प्रकार के अनुवर्तन। अब ये परागकण क्या है, परागनलिका क्या है, वो आगे जा कर के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छा से, तो बस इसको याद रखना है। जल अनुवर्तन, पौधे के अंग का जल की ओर होने वाली गति को जल अनुवर्तन कहते हैं। तो अनुवर्तन समझ में आ गया। अनुवर्तन इसमें बताया अनुवर्तन, फिर अनुवर्तन के प्रकार, फिर सबको परिभाषित किए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अनुवर्तन। पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसी के अनुसार वो गति करता है, उसी को अनुवर्तन कहते हैं या अनुवर्तन गति कहते हैं। अनुवर्तन गति के प्रकार, अनुवर्तन गति के 4 प्रकार है। पहला हो गया प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा हो गया गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा हो गया रासायनिक अनुवर्तन, चौथा हो गया जल अनुवर्तन। फिर प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, जब पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, जब पेड़ पौधे जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं तो गुरुत्वानुवर्तन। इसमें जड़ है जो कि नीचे की ओर और तना गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत में। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। आगे है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन में बताए थे जब रासायनिक की एक क्रिया के कारण है जो कि गति करता है उसको रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। जल अनुवर्तन में पौधे जो होते हैं जल की ओर गति करते हैं उसको जल अनुवर्तन कहते हैं। तो ये याद रखना है। अब पौधों में इतना जो अनुवर्तन जो पर है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पेड़ पौधा के लिए रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक समन्वय है। अब कैसे रासायनिक समन्वय होता है इसके जानते हैं, रासायनिक अनुवर्तन से रिलेटेड है। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए रासायनिक पदार्थ जिसे पादप हार्मोन कहते हैं को पादप हार्मोन या फाइटो अंग्रेजी में है। ये पौधा के विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुँच करके वृद्धि एवं अनेक उपपचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करती है। कह रहा है पौधों की जैव क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए रासायनिक पदार्थ को हम पादप हार्मोन कहते हैं। सवाल पूछेगा पादप हार्मोन क्या किसे कहते हैं, तब पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के वाले रसायन पदार्थ को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। पौधों की जो जैविक क्रिया होती है ना, उसके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ होता है उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। याद हो गया, पादप हार्मोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या पादप हार्मोन का परिभाषा बोलेगा तो आप दूसरे भाषा में बोल सकते हो। पेड़ पौधों का जो रासायनिक पदार्थ होता है उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। ये पौधों के विभिन्न अंगों में
बहुत लघु मात्रा में पहुँच करके वृद्धि और अनेक उपपक्षी, ये पेड़ पौधा के विभिन्न पार्ट में पहुँच करके ना उसके उपपक्षी क्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब जो उसको जरूरत रहता है, नियंत्रण प्रभावित करता है। इसके संश्लेषण के स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, इसका संश्लेषण जो होता है इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है एवं ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँचते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। कह रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे जो होते हैं पादप हार्मोन की तरह कार्य नहीं करते। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जो है ना, जो कार्बनिक यौगिक से जो पेड़ पौधे से उत्पन्न नहीं होते लेकिन पादप हार्मोन की मतलब हार्मोन की तरह ही काम करता है, तो उसको वृद्धि नियंत्रक कहते हैं। तो इसमें बस याद रखना है पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने के वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। क्लियर है। पादप हार्मोन के 5 प्रकार है, पांचों याद रखना है। ऑक्जीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। याद रहेगा, ऑक्जीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ऑक्जीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। याद हो गया। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे क्या पढ़े? क्वेश्चन हम पढ़े कि पादप हार्मोन क्या है? पौधों के जैव क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हम पादप हार्मोन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन के कितने प्रकार हैं, नाम लिखिए। तो पादप हार्मोन के 5 प्रकार है। पाँचों का नाम हो गया, पहला ऑक्जीन, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा एथिलीन। क्लियर है। अब हम जानते हैं सब हार्मोन के बारे में बारी बारी से। ऑक्जीन के बारे में जानते हैं। पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाली ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता होता है। ये जो ऑक्जीन जो होता है ना, ऑक्जीन ये जो होता है कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्जीन प्रवाह की छाया वाले भाग की ओर विसित होती है। जब प्रकाश पड़ता है तो ये छाया वाले भाग की ओर विसित हो जाती है, फैल जाती है। कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्जीन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। यह स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पसर शाखाएँ निकलने लगती है। ये प्राय बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। तो ऑक्जीन के बारे में क्या लिखेंगे? यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में मदद करता है। समझ गए ना? क्लियर है ये। और जब ऑक्जीन जो होता है तने की वृद्धि में मदद करता है, ये शीर्ष भाग में पाया जाता है। जैसे ही पेड़ पौधा के ऊपर वाला भाग काट देते हैं ना तो उसका वृद्धि रुक जाता है, ये ऑक्जीन के कारण। मतलब ऑक्जीन जो होता है वृद्धि हार्मोन है, तने की वृद्धि में सहायक होता है ना। तो पूछेगा ऑक्जीन क्या है? वृद्धि हार्मोन है। क्लियर है। तो हम ऑक्जीन के बारे में क्या पढ़े कि ऑक्जीन जो होता है कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में मदद करता है, ये तने की वृद्धि में मदद करता है और साथ साथ याद रखेंगे बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। यही 3 लाइन याद रखना है। ऑक्जीन के बारे में 3 लाइन याद रहेगा। कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में मदद करता है। क्लियर है। पहला कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में मदद करता है। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? तने की वृद्धि में मदद करता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में। बीज रहित मतलब जैसा वैसा फल जिसमें बीज नहीं होता है उसके फलों के उत्पादन में ये क्या होता है? सहायक होता है। क्लियर है। तो ऑक्जीन के बारे में समझ गया। ऑक्जीन वृद्धि हार्मोन है। क्लियर है। तने की वृद्धि में मदद करता है। जिब्रेलिन्स के बारे में, इस वर्ग के मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल है। इसके हार्मोन को जिब्रेलिक अम्ल या जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, जो कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये भी वृद्धि हार्मोन है। ये भी कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन द्वारा वो तना की वृद्धि में वृद्धि करता है, ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इसके उपयोग से बृहत आकार के फलों या फूलों का उत्पादन किया जाता है। बृहत आकार के फूलों और फलों मतलब हुआ बड़ा फूल फल, हाइब्रिड वाला जो होता है ना। बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्जीन की तरह ये सहायक होते हैं। तो देखो, जिस तरह से ऑक्जीन उस तरह से जिब्रेलिन्स से, ये भी वृद्धि हार्मोन, ये भी वृद्धि हार्मोन। ये तना में वृद्धि करता है, यह स्तंभ में वृद्धि करता है, पौधे के स्तंभ में। कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन द्वारा दोनों लगभग सेम ही होता है। और ये बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है, ये भी बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। साथ साथ ये बड़े आकार के जो फूलों और फलों के उत्पादन में मदद करता है। तो जिब्रेलिन्स में क्या लिखोगे? जिब्रेलिन्स एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है जो कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है और बड़े आकार के बड़े फूलों और फलों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। क्लियर है। आगे हो गया साइटोकाइनिन। ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ जो बीजों के भ्रूणपोष और पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है बीज के भ्रूणपोष मतलब बीज के बीच वाले भाग और पौधों की जड़ों में, जड़ में पाया जाता है। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? बीज के भ्रूणपोष में और जड़ में। समझ गए ना? ये कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। कोशिका द्रव के जो होता है विभाजन है उसमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं, मतलब मुख्य काम करते हैं। ये जीर्णता को रोकते हैं और पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देते। ये जीर्णता को रोकते हैं। ये पेड़ पौधा में जो नमी होता है ना उसको
है कि रोकते हैं और काफ़ी समय तक के पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते, जिससे पत्तियाँ अधिक समय तक के हरी और ताज़ी बनी रहती है। और यही साइटोकाइनिन के कारण पत्तियाँ अधिक समय तक के हरी और ताज़ी बनी रहती है। फल और बीजों में इसकी सांद्रता अधिक रहती है। तो हम लोग क्या पढ़े कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ना, वो पौधों के भ्रूणपोष में पाया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पौधों के भ्रूणपोष में पाया जाता है। क्लियर है? भ्रूणपोष में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करता है। ये जीर्णता को रोकता है और इसी के कारण पर्णहरित को काफ़ी समय तक बनाए रखता है। जीर्णता को रोकता है, पर्णहरित को काफ़ी समय तक बनाए रखता है और इसी के कारण पेड़ पौधा जो होता है उसकी पत्तियाँ ज़्यादा समय तक के ताज़ी और हरी बनी रहती है। क्लियर है? और ये फलों और बीजों में इसकी सांद्रता अधिक होता है। तो हम लोग है जो कि ये साइटोकाइनिन के बारे में है जो कि जान गए। साइटोकाइनिन जो होता है पेड़ पौधा के भ्रूणपोष में पाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद इसके अलावा वो जड़ में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़े कि ये जीर्णता को रोकता है और पर्णहरित को काफ़ी समय तक के बनाए रखता है, जिसके कारण पत्तियाँ काफ़ी समय तक के हरी और ताज़ी है जो कि रहती है। फूलों और फलों के में सांद्रता इसकी अधिक होती है, ये याद रखेंगे। एब्सिसिक एसिड ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। देखो, ऑक्सीन वृद्धि करने वाला, जिबरेलिन्स वृद्धि करने वाला, समझ गए ना। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, समझ गए ना। और जो ऑक्सीन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है। ऑक्सीन बढ़ने में और जिबरेलिन्स बढ़ने में मदद करता है, उसके प्रभाव को उलट देता है, मतलब वो उल्टा काम करता है। यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है। ये ऐसा रासायनिक यौगिक है, मतलब केमिकल है ना, कि जिसे किसी पत्तियों पर छींट देते हैं ना तो ये शीघ्र ही विलयन हो जाता है, मतलब शीघ्र ही पत्ती खत्म हो जाता है। जिसे हम लोग है कि आजकल लैब में ग्लाइसिन का प्रयोग करते हैं। ग्लाइसिन खेत में घास को मारने के लिए। तो ग्लाइसिन क्या है? जब ग्लाइसिन को घास पर छींट देते हैं तो है कि कुछ बोलता है पूरा घास को ख़त्म कर देता है और वृद्धि रोक देता है। वैसा ही पेड़ पौधा में एक एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। यह पत्तियों को मुरझाने और विलयन में सहायक करता है। ये कलियाँ की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। जब ये जो इसकी मात्रा बढ़ जाता है ना तो वो पत्ती मुरझा जाती है, कलियाँ की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोक देता है। कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन दोनों में अवरुद्ध होता है। यह कोशिका विभाजन में भी रोकता है और कोशिका दीर्घन में भी। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में लिखेंगे, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है जो ऑक्सीन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को उल्टा कर देता है। यह है जो कि तने की वृद्धि में रोक देता है, पत्तियों को मुरझा देता है। इसके अलावा बीजों के अंकुरण को रोक देता है। ये कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है, रोक देता है। क्लियर है? अब एथिलीन के बारे में याद रखेंगे, यह एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ये पांचों है ना जो द्रव रूप में पाया जाता है, 5 के ऊपर है जिसमें चारों द्रव रूप में, और ये 5वां जो एथिलीन पढ़ रहे हैं ये गैस रूप में पाया जाता है। ये सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन। जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि पूछता है तो उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्टिव इधर आप क्वेश्चन देखोगे तो सारा के सारा याद हो जाएगा। यह खासकर उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है। एथिलीन जो होता है ना उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है, मतलब बड़ा बड़ा पौधा जिससे जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, जो सभी परिस्थितियों में रहते हैं। ये फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों में जड़ों में उत्पादित होता है। ये पौधे के तनों में के अग्रभाग में बनता है और विकसित होकर के फलों को पकाने में सहायक करता है। एथिलीन जो होता है ना फल पकाने वाला हार्मोन है, समझ गए ना। और ये फलों को पकाने में सहायक करता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल है कि लैब में भी इसको बनाया जाने लगा है। एब्सिसिक एसिड को भी लैब में बनाया जाने लगा है, समझ गए ना, जिसे ग्लाइसिन कहते हैं। ये सब है कि केमिकल है जिसको बाहर से है कि पेड़ पौधा से ना निकाल करके इसको लैब में बनाया जाता है केमिकल से। एथिलीन जो होता है, तो एथिलीन के बारे में क्या पढ़े? एथिलीन जो होता है ये गैस रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ें कि फूलों और फलों को पकने में मदद करते हैं। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर है? समझ गए ना, ये याद रखना है। तो ये ऑक्सीन के बारे में हम बताए थे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑक्सीन के बारे में हम क्या बताए थे? ऑक्सीन के बारे में बताए थे ये एक वृद्धि हार्मोन है। ये कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन में मदद करता है और तने में वृद्धि करता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये सहायक होता है। 3 से 4 लाइन यही लिखना है। फिर हम जिबरेलिन्स के बारे में बताए थे, ये भी वृद्धि हार्मोन है। कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन में मदद करता है और यह स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है और बृहत आकार के फूलों और फलों के उत्पादन में ये सहायक होता है। बीज रहित फलों के भी उत्पादन में यह ऑक्सीन की तरह सहायक होता है। फिर हम साइटोकाइनिन के बारे में बताएं कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये बीजों के भ्रूणपोष में और जड़ों में पाए जाते हैं, ये बताएं। इसके अलावा ये जीर्णता को रोकता है ताकि पर्णहरित को लंबे समय तक के बनाए रखे, काफ़ी समय तक के नष्ट होने नहीं देते हैं। समझ गए ना। पत्तियाँ अधिक समय तक के, जिससे पत्तियाँ अधिक समय तक के हरी और ताज़ी रहती है और ये ज़्यादातर फूल और फल में पाया जाता है। नमी को बनाए रखता है।
एफसीसी का एसिड के बारे में बताया कि यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, मतलब वृद्धि को रोक देता है। यह ऑक्जीन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये अगर इसकी मात्रा ये पौधे की कलियों की वृद्धि को, बीजों के अंकुरन को रोक देता है, कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन को भी रोक देता है। एथिलीन के बारे में बताया कि यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह खासकर है जो कि उस श्रेणी के पौधों में पाया जाता है, जैसे आम उम ये सब में पाया जाता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। तो ये याद रखना है, 5 हार्मोन याद रखना है। तब पेड़ पौधा में देखो, पेड़ पौधा में हम पढ़े थे कि रासायनिक नियंत्रण होता है। तो रासायनिक नियंत्रण यही होता है, हार्मोन जो होता है ना, उसी को हम रसायन कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर वो निकलता है। एक रसायन जो होता है जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं, एक रसायन हमारे शरीर के अंदर स्रावित होता है। तो पेड़ पौधा में जो होता है ना, रासायनिक नियंत्रण होता है केवल, तंत्रिकी नियंत्रण नहीं, क्योंकि उनके पास तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। 5 तरह का हार्मोन है, 5 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जंतुओं में नियंत्रण समनभ के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधे में समझ गए, जंतु में का जंतु में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय और उसका नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। जो जंतुओं में जो होता है समन्वय और नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। एक तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय, एक रासायनिक नियंत्रण समन्वय। तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय मतलब हुआ ना कि आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, कि भाई अगर मान लो कहीं पेड़ है, पेड़ में फल लगा हुआ है, तो आपका इच्छा कर रहा है तोड़ने का, आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए। ये तंत्रिकी नियंत्रण हुआ। रासायनिक नियंत्रण कंट्रोल, अंदर से आपको उकसा रहा है, मतलब आपके अंदर निगेटिव है जो कि केमिकल बन रहा है जो आपको चोरी करने पर विवश कर रहा है। पॉजिटिव केमिकल बन रहा है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, नहीं ये गलत है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तंत्रिकी नियंत्रण ये भी है जो कि हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, मतलब ये सोच समझ पर डिपेंड करता है। देखो, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के भी समन्वय और नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। तंत्रिकी नियंत्रण समन्वय यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती हैं। उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं ना, वो ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तंत्रिका के द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब ये दिमाग जो होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। तंत्रिका नियंत्रण समझ भी समझ गए। यह तंत्रिका के द्वारा नियंत्रित होती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ये तंत्रिकाएं मिल करके एक तंत्र का निर्माण करती है, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक क्रिया के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं। रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन जो होते हैं हार्मोन्स कहलाते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो स्राव होता है, एक नलिका विहीन ग्रंथि होती है। नलिका विहीन मतलब उससे निकलता है, जैसे आँख से आंसू निकल रहा है लेकिन यहाँ कोई नली नहीं दिखता है, लेकिन निकलता है कि नहीं निकलता है, वही होता है हमारे शरीर के अंदर। तो रासायनिक नियंत्रण समन्वय जो होता है हार्मोन्स के द्वारा होता है। तंत्रिकी नियंत्रण समन्वय जो होता है तंत्रिका के द्वारा होता है। क्लियर है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, निकलता है। इस संदर्भ में पौधे और जंतुओं में थोड़ी भिन्नता है। कह रहा है कि इसमें पौधे और जंतुओं में थोड़ी भिन्नता है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय केवल रासायनिक होता है, बताया ना, पौधों में नियंत्रण समन्वय केवल रासायनिक होता है, जबकि तंत्रिकी नहीं, क्योंकि पेड़ पौधा तंत्रिका नियंत्रण के लिए तंत्रिका नियंत्रण नहीं, तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते। तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय जो होता है कितने जंतुओं में नियंत्रण समन्वय जो होता है कितने प्रकार से होते हैं? जंतुओं में नियंत्रण समन्वय जो होता है 2 प्रकार से होता है। तंत्रिकी नियंत्रण समन्वय जो तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, और रासायनिक नियंत्रण समन्वय जो हार्मोन्स के द्वारा होता है। क्या लिखेंगे? जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किस प्रकार होते हैं? तो जंतुओं में नियंत्रण समन्वय जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, समझ गए ना। पहला हो गया तंत्रिकी नियंत्रण समन्वय जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। दूसरा है जो कि रासायनिक नियंत्रण समन्वय जो हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये लिख लेना है, क्लियर है। आगे देखिए, तंत्रिकी नियंत्रण समन्वय के बारे में जानते हैं। अब तंत्रिकी नियंत्रण समन्वय है ना, इसको डिटेल से कर दिया है। फिर हम लोग रासायनिक नियंत्रण समन्वय के बारे में जानेंगे। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जंतुओं के शरीर जो है ना, उसमें एक विशेष प्रकार के उत्तक पाया जाता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। क्लियर है। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के उत्तक पाया जाता है, इसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते पाया जाता है। तंत्रिकीय उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका उत्तक जो होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है, याद रखना, न्यूरॉन का बना होता है। तो जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक कहते हैं या तंत्र कहते हैं, जो किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। क्लियर है। अर्थात कोशिकाओं में तंत्रिका उत्तक तथा फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है।
अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि बाह्य संवेदना को उद्दीपित जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक और विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण करता है। शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने में कार्य करता है। देखो इधर कह रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, वो क्या कहता है, आंतरिक संवेदना। आंतरिक संवेदना मतलब सूचना, समझो संवेदना मतलब सूचना, समझ गए ना। आंतरिक संवेदना देता है, जैसे प्यास, ये हमारे अंदर को बताता है, बाहर से थोड़ा ही बताता है कि ये प्यास लगा हुआ है, भूख है। आंतरिक संवेदना प्यास, भूख, तृष्णा, रोग, ये सभी आंतरिक संवेदना। तंत्रिका तंत्र जो करता है आंतरिक संवेदना में मदद करता है, जिसमें भूख, प्यास, रोग ये सभी होता है, और बाह्य संवेदना में मदद करता है। बाह्य संवेदना मतलब भौतिकी, रासायनिक, जैसे गर्मी है, ठंडा है, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है ना, यांत्रिक, ये सभी के बारे में जानकारी मिलता है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के तंत्र पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो किससे बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। यह जो होता है ये आंतरिक उद्दीपन में मदद करता है और बाह्य उद्दीपन में। आंतरिक उद्दीपन में मदद करता है मतलब कि ये भूख, प्यास, ये रोग, ये सब को बताता है, ये सब को की संवेदना को बताता है। और बाह्य जो होता है उसमें है जो कि हमारा भौतिक, रासायनिक मतलब तापमान, गर्मी, ठंडा, बरसात, ये सबको का सूचना देता है। उच्च स्तरीय के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। खरा उच्च श्रेणी के जो जंतु है ना, उसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये सभी तंत्रिका तंत्र में ये सभी पार्ट पाए जाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और तंत्रिका सभी से बना होता है। कुछ निम्न स्तरीय जंतु हाइड्रा में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते। करा है कि निम्न स्तरीय कुछ निम्न स्तरीय जंतु है ना हाइड्रा, उसमें देखो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु नहीं होता, बस तंत्रिका खाली पाया जाता है। परंतु तंत्रिका एवं नियंत्रण संवहन की क्रिया दोनों में मूल रूप से एक ही होती है। अतः सभी जंतुओं में तंत्रिकी नियंत्रण संवहन के लिए उपयुक्त रचनाओं की इकाई को तंत्रिका कोशिका। तो कहेगा यहाँ पे तंत्रिकी नियंत्रण एवं समनव्य को लिखे, तो हम क्या लिखेंगे, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के उत्तक पाया जाता है जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं, ये हो गया। इसके अलावा जो न्यूरॉन से बना होता है, इसके अलावा क्या लिखेंगे, यह जो होता है न्यूरॉन का बना होता है, यह आंतरिक उद्दीपन मतलब भूख, प्यास, ये सबको बताता है, और बाह्य उद्दीपन मतलब गर्मी, ठंडा, ये सबको बताता है। इसके अलावा यह उच्च श्रेणी के जंतु में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका मिल करके तंत्रिका उत्तक का निर्माण करता है। जबकि निम्न श्रेणी के जंतु जैसे हाइड्रा, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु नहीं होता है और बस तंत्रिका कोशिका ही रहता है। क्लियर है, बस ये लिख देंगे, क्लियर है। तंत्रिकी नियंत्रण समनव्य में ये लिखेंगे। अब ये जो तंत्रिका कोशिका जो है ना, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकाकाय कोशिकाकाय होता है जिसे साइटोन कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकाकाय कोशिकाकाय होता है जिसे साइटोन कहते हैं। यहाँ फिगर को देखते चलेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा हमें ठीक से, समझ गए ना। प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकाकाय कोशिकाकाय होता है जिसे साइटोन कहते हैं। देखो ये न्यूरॉन का फिगर है, ठीक है ना, ये न्यूरॉन का फिगर है, ये पूरा। और ऐसा ये जैसे हमारे शरीर में इतना बड़ा न्यूरॉन नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और ऐसा है जो कि लाखों लाख की संख्या में रहता है, समझ गए ना। तो इसको है जो कि बताते हैं, प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकाकाय कोशिकाकाय रचना होता है जिसे साइटोन कहते हैं। ये देख रहे हो तारा के समान रचना है ना, जिसे क्या कहते हैं, साइटोन। पहला याद हो गया। प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाकाय होता है जिसको हम साइटोन कहते हैं। साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। साइटोन में कोशिका द्रव, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। कोशिका द्रव और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, क्लियर है। साइटोन में क्या होता है, कोशिका द्रव, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। कोशिका द्रव में अनेक निश्चल कोशिकाएं निकली रहती है। साइटोन के अनेक पतले तंतु प्रबद्ध निकले रहते हैं। साइटोन जो होता है ना, इससे अनेक पतले तंतु और प्रबद्ध निकले रहते हैं। इन तंतुओं को जो अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है उसे अक्ष या एक्सोन कहते हैं। देखो साइटोन, ये वाला हिस्सा साइटोन हो गया, ये वाला हिस्सा साइटोन हुआ ना हो। इसमें बहुत सारा है जो कि नली निकला हुआ रहता है। एक जो सबसे लंबा होता है इसी को अक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अक्ष। ये जो लंबा है ना, इसी को अक्ष कहते हैं। बाकी सब में छोटा छोटा है, क्लियर है, समझ रहे होंगे। तो हम क्या करें, प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाकाय होता है जिसे साइटोन कहते हैं। यहाँ तक के लिखें। इसके बाद लिखेंगे साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रबद्ध निकले होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष या एक्सोन कहते हैं। प्रबद्ध निकले होते हैं जिसे हम अक्ष या एक्सोन कहते हैं। पूरा नहीं लिखना है, जो जरूरी पॉइंट है उसको लिखना है। पूरा लिखोगे तो याद भी नहीं कर पाओगे। ये सब समझा रहे हैं तो इससे याद हो जाएगा।
एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्ध जो समय तक छोटे और शाखित होते हैं उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। देखो जो छोटा और शाखित होता है ना, ये छोटा है, ये छोटा है, ये सब छोटा है, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। साइटोन होता है प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारा के आकार का एक रचना होता है जिसे साइटोन कहते हैं। इसमें अनेक पतले लंबे आवर्ध निकले होते हैं। जो लंबा रहता है उसको अक्ष या एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन है ना, ये यहाँ तक। और जो छोटा छोटा और शाखित होता है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। क्लियर है? डेंड्राइट्स का स्वतंत्र सिरा शाखित होता है। डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंगों से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाता है। ये विभिन्न प्रकार की संवेदना, ये डेंड्राइट्स है ना, हो डेंड्राइट्स है ना, विभिन्न प्रकार की संवेदना, संवेदना मतलब सूचना ग्रहण करके साइटोन को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? साइटोन को। डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करके किसको पहुंचाता है? साइटोन को पहुंचाता है। क्लियर है? फिर देखिए, साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे ही साइटोन में ये संवेदना गया ना, सूचना गया ना, विद्युत आवेग, विद्युत आवेग मतलब पूरा एकदम जैसे करंट दौड़ता है ना, उसी के जैसा विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाती है। फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ता है। ये विद्युत आवेग में जैसे ही साइटोन में आता है तो ये संवेदना जो है विद्युत आवेग में बदल गया। अब ये एक्सॉन में चला जाता है, समझ गया ना? एक्सॉन में तंत्रिकीय आवेग में बन करके करा, फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिकीय आवेग में आगे बढ़ता है। एक्सॉन में विद्युत आवेग में परिवर्तन होकर के कहाँ चला गया? एक्सॉन में, जो लंबा था, और फिर तंत्रिकीय आवेग में परिवर्तन होकर के आगे चला जाता है। क्लियर है? तो अभी तक के जो पढ़ाए हैं उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम अभी क्या पढ़ाएं कि ये न्यूरॉन का फिगर हुआ। ये फिगर बनाने के लिए आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछता है फिगर। प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारा के आकार का रचना होता है जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन में जो बाहर की ओर लंबे कुंडलित जो होते हैं प्रवर्ध निकले होते हैं। प्रवर्ध मतलब ये जो निकला हुआ है ना, इसी को प्रवर्ध कहते हैं। जो लंबा रहता है उसको अक्ष या एक्सॉन कहते हैं, और जो शाखित होता है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है ना? समझ गए ना? डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सॉन के बारे में लिखती है। अभी डेंड्राइट्स के काम, यह क्या करता है? डेंड्राइट्स बाहरी संवेदना को ग्रहण करता है और किसको भेजता है? साइटोन को भेजता है। ठीक है ना? और फिर ये साइटोन इस संवेदना को, जैसे ही संवेदना साइटोन में आता है उसको ये विद्युत आवेग में बदल देता है, पूरा करेंट के जैसा, और किसको पहुंचा देता है? एक्सॉन में। एक्सॉन में आ गया, और फिर ये एक्सॉन में तंत्रिकीय आवेग में बदल करके आगे की ओर जाता है और इससे जुड़ा हुआ रहता है। देखो इधर आवेग का चार्ज साइटोन से दूर हो जाता है, जबकि डेंड्राइट्स संवेदना को साइटोन की ओर ले जाता है। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है। एक्सॉन जो है ना, अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो गया ना, यहाँ से भी ढेर सारा शाखित हो जाता है। प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में, देखिए प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में होती है, जिसे सूत्र युग्मक गांठें या साइनैप्टिक नॉब्स कहते हैं, जिसे सूत्र युग्मक गांठें कहते हैं, जिसे सूत्र युग्मक गांठें कहते हैं। देखो फिर से एक बार, प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारा के आकार का रचना पाया जाता है जिसे साइटोन कहते हैं। इसमें बहुत लंबे और छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं। जो लंबे प्रवर्ध होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन, अक्ष या एक्सॉन। जो छोटे छोटे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है? डेंड्राइट्स संवेदना को ग्रहण करता है और साइटोन को भेज देता है, और साइटोन में आने के बाद ये संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर के एक्सॉन में चला जाता है, और एक्सॉन में ये संवेदना तंत्रिकी आवेग में बदल करके आगे बढ़ता है। और फिर ये एक्सॉन के बारे में लिखिए। एक्सॉन आगे जा कर के ये दो भाग में आगे जा कर के ये शाखित हो जाता है, जिसको हम सूत्र युग्मक गांठें कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सूत्र युग्मक गांठें कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है और उसी से याद करना है, वही चीज़ लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो फिर याद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? एक्सॉन या तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं, जहाँ ये इन अंगों को उत्तेजित करते हैं, या दूसरे न्यूरॉन या डेंड्राइट से जुड़ करके संपर्क स्थापित करता है। ये जो एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन ये समाप्त हो जाता है, या तो यहीं से दूसरा है जो कि तंत्रिका तंत्र है जो कि जुड़ा रहता है। क्लियर है? इस स्थान को सिनेप्स कहते हैं, इस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। देखो इधर जहाँ से ये तंत्रिका, ये एक्सॉन ख़त्म हुआ ना, अब यहाँ से दूसरा जो तंत्रिका, जो दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स जुड़ा रहेगा ना, इस हिस्सा को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इस हिस्सा को क्या कहते हैं? सिनेप्स। इसी स्थान पर एक्सॉन की स्वतंत्र शाखा एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ एसिटाइलिकोलिन स्रावित करते हैं, जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचाती है। अब यहाँ से जैसे ही जुड़ा हुआ है दूसरा, यहाँ है जो कि यही फिगर है जो कि सोच लो, यही फिगर है ना जो इसके नीचे आ गया,
फिर ये सूचना को यहाँ पर आया, फिर ऐसे ही करते करते ये पूरे शरीर में फैल जाता है न्यूज़ कि भाई जैसे आप जा रहे हो रोड पे, चोट लगा ना, जैसे ही चोट लगता है तो ये सूचना जो है इसको देता है साइटोन को, साइटोन दिया इसको एक्सॉन को, एक्सॉन यहाँ ऐसे करते करते पूरा सब जगह फैल जाता है सूचना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 से 2, 2 से ऐसे ही फैलते चल जाता है। आगे देखो, एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ होता है। एक्सॉन है ना, इसके चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ होता है। क्लियर है? जिसे मेडुलरी या माइली शीत कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेडुलरी कहते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मेडुलरी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेडुलरी। माइलिन शीत या मेडुलरी कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते हैं। क्या यह कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते हैं? देखो यहाँ पर ये माइलिन शीत है जो हुआ ना, माइलिन शीत, ये कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? और जहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं माइलिन शीत, उसको रेनवियर का नोट करते हैं, उसको रेनवियर का नोट करते हैं, उसको रेनवियर का। तो क्या बताया? एक्सॉन जो होता है बाहर के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार परत से घिरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम माइलिन शीत कहते हैं, जो बीच बीच में नहीं पाया जाता है। जहाँ पे माइलिन शीत नहीं पाया जाता है उसको हम रेनवियर का नोट करते हैं। देखो रेनवियर का नोट लिखा हुआ है कि नहीं? ये माइलिन शीत हो गया वाइट वाला, समझ गए ना? रेनवियर का नोट, दो नोट्स के बीच के भाग को इंटर नोट करते हैं। दो नोट्स जो होता है उसके बीच के भाग को इंटर नोट्स करते हैं। माइलिन शीत के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा के अंदर कोशिका द्रव्य में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार से न्यूरिलेमा चपटी और लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहते हैं। कोशिका एक्सॉन के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोट्स तथा इंटरनोट्स को पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। ये एक्सॉन बहुत लंबा होता है। ये तंत्रिका तंतु कहलाता है और कई तंत्रिका तंतु के से मिलने से तंत्रिका बनता है। बस यही लिखना है। क्या लिखना है? जो देखो फिर से देखना है। तंत्रिका तंत्र, क्वेश्चन आता है क्या कि तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें, तो फिगर बना देंगे। और ये सब जो लिखा हुआ है इसको आप लोग है कि आपको हम समझाई दिए क्या है। हम लिखने का तरीका बताते हैं याद करने का। प्रत्येक न्यूरॉन एक तारा के आकार का कोशिका होता है जिसे हम साइटोन कहते हैं। क्लियर है? जो छोटे और लंबे प्रवर्ध इसमें निकले होते हैं, इसमें छोटे और लंबे प्रवर्ध निकले होते हैं। जो लंबे प्रवर्ध निकले होते हैं उसको एक्सॉन या अक्ष कहते हैं। जो छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स संवेदना को ग्रहण करके साइटोन में पहुंच जाता है। साइटोन में ये संवेदना जो है विद्युत आवेग में बदल करके एक्सॉन में चला जाता है और एक्सॉन में यह संवेदना जो है तंत्रिकीय आवेग में बदल जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? एक्सॉन जो होता है अंतिम में जाकर के क्या हो जाता है? शाखित हो जाता है, जिसे सूत्रयुग्मक गांठें कहते हैं। और इसके बाद फिर यह डेंड्राइट से जुड़ जाता है। और जहाँ पे ये डेंड्राइट से जुड़ता है, यहाँ पर अभी इसका डेंड्राइट से जो कि यहाँ से एक नया फिगर बनेगा ना, इसके नीचे एक नया है जो कि ये न्यूरॉन है जो कि बन गया, तो इसको सिनेप्स कहते हैं। जहाँ पर इसका है जो कि डेंड्राइट्स और इसका है जो कि ये सूत्रयुग्मक गांठें खत्म होता है, फिर डेंड्राइट जुड़ता है। मतलब एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन से जुड़ता है ना, तो उस भाग को सिनेप्स कहते हैं। और फिर एक्सॉन के बारे में बताया। एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? मेडुलरी कहते हैं। जिसे मेडुलरी कहते हैं या माइलिन शीत कहते हैं। माइलिन शीत, समझ गए ना? जो बीच बीच में क्या रहता है? नहीं रहता है। जो बीच बीच में नहीं रहता है और जहाँ पे माइलिन शीत नहीं रहता है उसको हम रेनवियर का नोट करते हैं। रेनवियर का। और इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। बस यही लिखना है तंत्रिका तंत्र में। क्वेश्चन आता है परीक्षा में, एग्जाम में, याद रखना है। मानव मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मानव मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। मस्तिष्क जो होता है महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की है। करें तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क के बारे में याद रहेगा। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मस्तिष्क की। मस्तिष्क खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क किस में बंद रहता है? क्रेनियम। मस्तिष्क किस में बंद रहता है? क्रेनियम में। मस्तिष्क जो होता है खोपड़ी की
क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी होता है ना, उसके ऊपर क्रेनियम रहता है। ये चारों ओर से संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिनजीज कहते हैं। चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिनजीज कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने में मदद करता है। जैसे मस्तिष्क है ना, उसके ऊपर जो आप छूते हो तो ये जो बाहरी आघातों से बचाता है, यही मेनिनजीज है। मेनिनजीज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। मेनिनजीज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। मस्तिष्क की गुहा भी द्रव से भरी रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क के बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। देखो अब समझो इस पर। तथा यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मस्तिष्क के बारे में आप समझते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क जो है अत्यंत कोमल क्या है, अंग है, मतलब पूरा मुलायम अंग है, समझ गए ना। जो मस्तिष्क के खोपड़ी, जिसे क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी क्रेनियम के अंदर क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ये चारों ओर से, इसके चारों ओर जो होता है संयोजी ऊतक, जो आप जब कहता है माथा पकड़ो तो आप माथा जब छू लिए, उसी को हम कहते हैं संयोजी ऊतक से बना होता है, जिसे हम मेनिनजीज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिनजीज। ये मेनिनजीज बाहरी आघातों से रक्षा करता है। जिसे आप अगर मारोगे माथा पर, अपने सर पे मारोगे, तो उसमें जो आपको चोट से जो अंदर वाले पार्ट को जो बचा रहा है, यही मेनिनजीज बचा रहा है, समझ गए ना। जो संयोजी ऊतक से बना होता है मेनिनजीज और मस्तिष्क अंदर के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है, समझ गए ना। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है, जो बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब कोई जोर से मार दिया तो उसका खोपड़ी फूटेगा, लेकिन अंदर बचल रहेगा, समझ गए ना। और मस्तिष्क को नम बना करके रखती है, याद रखना है। मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क जो होता है कशेरुकी की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होता है। मस्तिष्क का औसत आयतन जो होता है 1650 ml होता है। मस्तिष्क का आयतन 1650 ml और भार जो होता है 1.5 kg होता है, 1.5 kg। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के बारे में हम क्या जानें। मस्तिष्क एक अत्यंत कोमल रचना है, जो मानव खोपड़ी, जिसे मेनिनजीज कहते हैं, उसके अंदर बंद रहता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। ये किससे बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। और मस्तिष्क और मेनिनजीज के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। मस्तिष्क का आयतन जो होता है 1650 ml और वजन जो होता है, भार जो होता है 1.5 kg होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कितने पार्ट है, 3 पार्ट। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो हम अब लोग जानते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, एक प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा डाइएनसेफ्लॉन, समझ गए ना। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग, 2 पार्ट। एक प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, दूसरा हुआ डाइएनसेफ्लॉन, याद हुआ। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट, 2 पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। पहला हो गया प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा क्या हो गया, दूसरा डाइएनसेफ्लॉन कहते हैं, डाइएनसेफ्लॉन। क्लियर है। अब हम जानते हैं प्रमस्तिष्क और जो सेरिब्रम होता है उसके बारे में जानते हैं। मस्तिष्क या सेरिब्रम, ये मस्तिष्क के शीर्ष और पश्च भागों में होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, याद रखना है। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2/3 केवल सेरिब्रम ही रहता है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 क्या रहता है, सेरिब्रम। 2/3 क्या रहता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम देखो, ये मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये सेरिब्रम है। ये पूरा हो गया हमारा मस्तिष्क, ठीक है ना। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, ये हमारा सेरिब्रम हो गया। ये नहीं हुआ सेरिब्रम, समझ गए ना। तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के बारे में क्या बताइए, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग 2/3 होता है। यह एक अनुदैर्घ्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बटा होता है। इन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों गोलार्ध तंत्रिका में बने कॉपर्स, ये ऐसे ही। आगे देखते हैं। ये जो होता है मस्तिष्क का, यह है सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। मानव के किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, अगर केकरो याद करते हो ना, तो इस सेरिब्रम के कारण याद करते हो। अगर तो याद नहीं होता है तो इसका मतलब सेरिब्रम है जो कि कमज़ोर है, समझ गए ना। स्मरण शक्ति, यादाश्त, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, कोई भी काम करने की जो प्रेरणा मिलता है ना आपको, इस सेरिब्रम से ही। घृणा, किसी से घृणा हो जाए, नफरत हो जाता है, तो ये सेरिब्रम के कारण, यही सेरिब्रम ही करवाता है। प्रेम, किसी से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो ये सेरिब्रम। भय, किसी से डर लगता है। हर्ष मतलब खुशी, कष्ट के अनुभव जैसी
क्रिया के नियंत्रण एवं समन्वय में सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। यह इसके अन्य भाग के काम, मस्तिष्क का अदर जो काम रहता है ना, उस पर भी नियंत्रण रखता है। यह जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है उस वह गाइरस और सल्कस कम विकसित होता है, वो मंद बुद्धि का होता है। मतलब जिसमें यह औसत से ज़्यादा छोटा होता है वो मंद बुद्धि का होता है। और गाइरस और सल्कस जो होता है ना, इसी के अंदर पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम सेरिब्रम के बारे में क्या पढ़े? सेरिब्रम जो होता है, ये सेरिब्रम के बारे में क्या पढ़े? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो लगभग 2/3 हिस्सा में फैला है। क्लियर है? ये इसे हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। इसे हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। सोचने समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति, याददाश्त, घृणा, प्रेम, समझ गए ना? ये सभी है जो कि हमारे सेरिब्रम के कारण ही होता है। क्लियर है? समझ गए ना? और जिसमें सेरिब्रम जो होता है वो छोटा होता है, वो मद बुद्धि होता है। याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रमस्तिष्क से सेरिब्रम, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो लगभग 2/3 हिस्सा में फैला हुआ है। याद हुआ? क्लियर है? इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। मतलब जो भी आपका दिमाग झनझन काम कर रहा है ना, इसी के कारण। और यह जो होता है, सोचने की क्षमता, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, हर्ष, कष्ट, ये सभी को नियंत्रण रखने का काम यही करता है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम छोटा होता है वह मद बुद्धि होता है। याद रखना है। सेरिब्रम के बारे में याद हो गया। अब दूसरा पार्ट जो था डाइएनसेफेलॉन। अगर मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क के गुलात के द्वारा ढका होता है, यह कम या अधिक तापमान के आभास या दर्द या रोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। डाइएनसेफेलॉन जो होता है ना, सेरिब्रम में से ढका रहता है अंदर। और यह जो होता है ना, डाइएनसेफेलॉन जो रहता है, यह क्या करता है? यह जो होता है दर्द, गर्मी, ठंडा, गर्मी, कम तापमान, अधिक तापमान, मतलब ठंडा गर्मी जो होता है, इसका आभास, दर्द, रोने की क्रिया को नियंत्रित करता है डाइएनसेफेलॉन। रोने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? डाइएनसेफेलॉन। रोने की क्रिया को समझ गए ना? आप धूपा में जाओगे ना, धूपा में जाओगे तो आपका माथा दर्द करता है। इसके पीछे क्या कारण है? यही जो डाइएनसेफेलॉन जो होता है ना, यह तापमान, ये सब तापमान उपमान जो आपको गर्मी का एहसास होता है, धूपा में जाओगे तो आप कहते हो कि गर्मी लग रहा है। इसका मतलब डाइएनसेफेलॉन है आपके मस्तिष्क में, जिसके कारण आपको पता चल रहा है कि ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है। समझ गए ना? रोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब ये आपको कंट्रोल रखता है कि जिससे आप रोते अपने हिसाब से हो। अगर डाइएनसेफेलॉन गड़बड़ रहेगा ना तो खूब रोएगा। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रोता है, इसका मतलब डाइएनसेफेलॉन है जो कि उसका गड़बड़ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ें। मस्तिष्क के 3 पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट, जिसमें हम प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन पढ़े। सेरिब्रम के बारे में पढ़े कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जो मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा में फैला हुआ है। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। ये सोचने की क्षमता, जिज्ञासा, स्मरण शक्ति, ये सभी को नियंत्रित करता है। प्रेम, भय। जिसमें सेरिब्रम छोटा होता है वह मद बुद्धि का होता है। फिर हम बताया डाइएनसेफेलॉन। सेरिब्रम के नीचे डाइएनसेफेलॉन होता है जो कम तापमान, अधिक तापमान को बताता है। रोने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। रोने की क्रिया को क्या रखता है? नियंत्रित रखता है। क्लियर है? समझ गए ना? अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। यह अनेक तंत्रिका कोशिका कई समूहों पर स्थित है। यह आँखों की पेशियों का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क में बस याद रखना है ना, ये आँख की पेशियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। आँख की पेशियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जो अब आपका आँख का पेशी अपने हिसाब से है जो कि नियंत्रित रखता है ना, तो इसके कारण ही, मध्य मस्तिष्क के कारण ही होता है। समझ गए ना? अगर आपका मध्य मस्तिष्क ठीक नहीं रहेगा तो जकरा तकरा देख करके आँख मार दीजिएगा। समझ गए? तो मध्य मस्तिष्क रहता है तो आपकी आँख की पेशी नियंत्रित रहता है। कहाँ आँख के पलक गिराना है, कहाँ नहीं गिराना है, आपको ये पता चल जाता है। समझ गए ना? तो मध्य मस्तिष्क आपको याद रहा, इसको याद रखना है। आँख की पेशियों को नियंत्रित कर रखता है। अब अगला है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, एक अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, उन्हें सेरिब्रम पढ़ते हैं, ये सेरिबेलम है। और दूसरा हो गया मस्तिष्क स्टेम। समझ गए ना? पश्च मस्तिष्क जो होता है, तीसरा पार्ट हुआ ना पश्च मस्तिष्क, इसमें 2 हिस्सा, एक हो गया हमारा अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा हो गया मस्तिष्क स्टेम।
क्लियर है। अब अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम क्या करता है? यह जो होता है अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों के गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम जो होता है ना, ये ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक पेशी मतलब जानते हो क्या होता है? जो आपकी इच्छा से होता है। आपकी इच्छा है कि हम बोलेंगे तो आप बोलोगे, तो ये ऐच्छिक पेशी हुआ ना। आपका इच्छा है कि हम चलेंगे तो चलेंगे। तो ये सब सेरिबेलम के कारण ही होता है, समझ गए ना। जिसका सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है, जैसे आदमी को जब पोलियो मारता है तो मान लो पैर में पोलियो मार दिया या लकवा मार दिया, तब पैर से वो चल नहीं पाता है। इसके पीछे क्या कारण है? सेरिबेलम का सिग्नल जो है यहाँ पे है, जो कि पैर को नहीं मिल रहा है, जिससे पैर काम नहीं कर रहा है, समझ गए ना। यह मस्तिष्क के सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो सामान्य अच्छी गतियाँ संभव कर। मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो उसकी अच्छी गतियाँ खत्म हो जाएगी और हाथ का परिचालन ठीक से नहीं हो पाएगा। मतलब हाथ ठीक से नहीं काम कर पाएगा, पैर मतलब कोई भी चीज़ ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर हाथ की पेशियों का सेरिबेलम जैसे मस्तिष्क में है ना, तो मस्तिष्क से सेरिबेलम सब पार्ट में जाता है। हाथ के पार्ट में अलग जाता है, पैर के पार्ट में अलग जाता है, आँख के पार्ट में अलग जाता है। तो ये सेरिबेलम जो होता है वो आपकी ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण रखता है, समझ गए ना। अगर सेरिबेलम नष्ट हो जाए तो वो हमारा शरीर का पार्ट है जो कि ठीक से काम नहीं कर पाएगा। सेरिबेलम के नष्ट हो जाने से समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार बातचीत करने में कठिनाई, जिसका सेरिबेलम समाप्त हो जाता है, जब लकवा को मारता है तब उसको बातचीत करने में कठिनाई होती है, क्योंकि तब जीभ और जबड़े की पेशियों का कार्यों का समन्वय भी नहीं हो पाता। तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम में बस इतना याद रखेंगे, बस इसको समझ लेना है। और याद क्या रखना है? यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब जो हमारी इच्छा से जो काम होता है ना, उसको नियंत्रण करता है, नियंत्रण और समन्वय भी करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम जो होता है, इसको दो भाग में बांटा गया है, पॉन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगेटा। पॉन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लोगेटा। पॉन्स बेरोलाई जो होता है यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित रखता है। जो आप सांस लेते हैं ना, उसको यह कौन नियंत्रित रखता है? पॉन्स बेरोलाई। क्लियर है? अब मेडुला ऑब्लोगेटा जो दूसरा है, यह जो होता है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित रखता है। यह करा स्पाइनल कोड मस्तिष्क के पिछले हिस्से सिरे से शुरू होकर के रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल में अंदर रहता है। यह जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। यह तंत्रिका केंद्र में होता है, हृदय स्पंदन या हृदय के। याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है ना। मेडुला ऑब्लोगेटा जो होता है ना, अनैच्छिक क्रिया को, देखो सेरिबेलम के बारे में बताए थे ऐच्छिक क्रिया, ये अनैच्छिक क्रिया को, मेडुला ऑब्लोगेटा अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित रखता है। अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है? आँख का पलक झपकना, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा से नहीं होता है। दिल का धड़कना, हम दिल को कहेंगे कि नहीं धड़को तो धड़कना बंद थोड़ा ही होगा, तो ये हमारा अनैच्छिक क्रिया है। तो ये मेडुला ऑब्लोगेटा ही नियंत्रित रखता है, समझ गए ना। श्वसन गति, खांसना, उल्टी करना, छींकना, ये सभी जो होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। तो मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से सुनते हैं। मानव मस्तिष्क जो होता है उसके बारे में समझिएगा। मानव मस्तिष्क जो है इसके बारे में, मानव मस्तिष्क एक अत्यंत सवाल रहेगा, मानव मस्तिष्क का के बारे में वर्णन करें, उसमें पूरा लिख देना है। मानव मस्तिष्क जो होता है अत्यंत कोमल रचना है। जो मानव खोपड़ी जो होता है, इसको क्या कहते हैं? मेनिंजीज में के अंदर संयोजी ऊतक का, मेनिंजीज में बंद रहता है जो संयोजी ऊतक का होता है। और मस्तिष्क और मेनिंजीज के बीच जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है, जिसके जो बाहरी आघातों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। मस्तिष्क का जो होता है, मानव मस्तिष्क का आयतन जो होता है 1650 ml और वजन जो होता है 1.5 kg होता है। मानव मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भाग में बांटा गया है, एक प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं और दूसरा डाइएन्सेफ्लोन। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग 2/3 हिस्सा में फैला हुआ है। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। यह जो होता है सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, नियंत्रित रखता है। इसके अलावा घृणा, प्रेम, समझ के ना, इच्छा, जिज्ञासा सबको है जो कि यह नियंत्रित रखता है। जिसमें सेरिब्रम जो होता है छोटा होता है, आवश्यकता से अधिक छोटा होता है, वो मद बुद्धि होता है। दूसरा है जो कि डाइएन्सेफ्लोन। डाइएन्सेफ्लोन के बारे में क्या बताया? यह जो होता है तापमान का नियंत्रण और समन्वय भी रखता है। और इसके अलावा हम बताएं कि यह रोने की क्रिया को नियंत्रित रखता है। दूसरा मध्य मस्तिष्क जो आँख की पेशियों का नियंत्रित करता है। तीसरा हम लोग पर है प्रमस्तिष्क, जिसको 2 भाग में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम।
और दूसरा कहते हैं पॉन्स बेरोलाई। मस्तिष्क सिस्टम दूसरा होता है। तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के बारे में हम बताए थे कि भाई ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो हमारी इच्छा से होता है। और ये हमारा जो है मस्तिष्क सिस्टम जो होता है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक पॉन्स बेरोलाई, एक है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स बेरोलाई जो होता है श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण रखता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है अनैच्छिक क्रिया, जैसे छींकना हो गया, खांसना हो गया, दिल का धड़कना हो गया, समझ गए ना, सांस लेना हो गया, पलक का झपकना हो गया, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हम क्वेश्चन है जो कि पढ़ लिए। मस्तिष्क के कार्य जानते हैं। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा ये अनेक जैव क्रियाओं का क्या रखता है। मस्तिष्क के कार्य में जो है, अब मस्तिष्क का काम क्या क्या है वो जानते हैं। हम तो मस्तिष्क के बारे में जाने, समझ गए ना, मस्तिष्क के पार्ट जाने हैं, उसका कुछ काम जाने, अब उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मस्तिष्क जो होता है तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा अनेक जैव क्रिया मतलब जो हम लोग करते हैं उसका समन्वय और नियंत्रण होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं आवेग ग्रहण। आवेग ग्रहण मतलब होता है सूचना को ग्रहण करना, ठीक। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया मतलब जो आप ग्रहण किए ना, अब उसका रिएक्शन देना, समझ गए ना, उस पर क्या किया जाए। और दूसरा विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, फिर उसको आवेगों को जो भी आता है उसको सहसंबंधन बनाता है, मतलब सहसंबंधन बनाता है। फिर पाँचवा है सूचनाओं का भंडारण। पाँचवा क्या है? सूचनाओं का भंडारण, समझ गए ना। पाँचवा क्या है? सूचनाओं का भंडारण। सबको हम समझाते हैं, समझ गए ना। अभी फिलहाल आपको बस इतना पूछेगा मस्तिष्क के कार्य क्या है, तो मस्तिष्क के निम्नलिखित कार्य हैं। आवेग ग्रहण, पहला क्या बोलोगे? आवेग ग्रहण। मस्तिष्क के निम्नलिखित कार्य हैं आवेग ग्रहण। दूसरा हो गया ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। दूसरा हो गया ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। मस्तिष्क के कार्य में पहला बोलोगे आवेग ग्रहण, दूसरा ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। पहला क्या बोलोगे? आवेग ग्रहण, दूसरा ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, तीसरा हुआ विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, पहला क्या हो गया? आवेग ग्रहण, दूसरा हो गया ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, तीसरा हो गया विभिन्न प्रकार के जो आवेग है उसके बीच सहसंबंध, विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। और पाँचवा हो गया सूचना का भंडार, पाँचवा हो गया सूचनाओं का भंडारण, पाँचवा हो गया, चौथा हो गया सूचनाओं का भंडारण। याद रहेगा फिर से। मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित है। पहला हो गया आवेग ग्रहण, दूसरा हो गया ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, तीसरा हो गया विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, और चौथा हो गया सूचनाओं का भंडारण। ये लिखना है। अब हम देखते हैं आवेग ग्रहण क्या होता है, समझ गए ना। आवेग ग्रहण इसको बस समझना है खाली। अब मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है। मतलब कोई आपको जा रहे हो, चोट लग गया, तो आवेग ग्रहण किया ना, करंट तेज़ी से आया, आपको दिमाग को सिग्नल दिया कि भाई चोट लगा है पैर में, फिर वो दिमाग आदेश देता है आँख को नीचे देखने के लिए, तो फिर आपका आँख है जो कि नीचे देखता है, ठीक है ना। फिर ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग मस्तिष्क में पहुँचते हैं, विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उन्हीं अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश देता है। बताया ना, सिग्नल दिया दिमाग को, आँख को कि भाई नीचे देखो, क्लियर है। अब विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, अब है कि वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, चोट लग गया है तो वो पत्थर को हटा दिया जाए कि फिर रखा दिया जाए, और 2-4 पत्थर रख देते हैं कि और किसी को चोट लगे। तो विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन मतलब यही होता है कि भाई अब है कि जो हुआ है उस पर क्या करना है। मान लो आप रास्ता में जा रहे हो, कोई 2 लप्पर मार दिया आपको, तो वो मस्तिष्क आपको सिग्नल दिया है 2 लप्पर मारा है, तो आवेग ग्रहण किया, 2 लप्पर चोट लगा, आवेग ग्रहण किया ना। अब मस्तिष्क सिग्नल देगा कि देखो कौन मारा है, समझ गए ना। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। अब यह है विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। अब वो आपस में सोच रहा है, विश्लेषण करेगा, समझ गए ना, कि अब क्या करना है, ओकरो मारना है कि गरिया के छोड़ देना है कि ओकरो लपड़ा देना है। ये हो गया। और चौथा हो गया सूचनाओं का भंडारण। जानबे करते हो सूचनाओं का भंडारण मतलब सूचना जो होता है ये सबको है कि ये जमा करके रखता है। हमारा तू मारा था तो तोरा हम भी मारेंगे, ये सब बात याद रखते हो ना। कोई भी किसी को है कि जैसे घर में है कि किसी को पैसा दे दो, बहन को पैसा दे दो, तो वो पुराना बात याद करके रखती है कि भाई हमारा है कि हम इतना रुपया तोरा दिए थे झूठों के। तो मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मस्तिष्क से विभिन्न चेतनाओं का ज्ञान के रूप में भंडार रहता है। चेतना का भंडार या ज्ञान का भंडार, सूचनाओं का भंडार। क्लियर है। अब हम लोग प्रतिवर्ती चाप पढ़ेंगे। न्यूरॉनों के आवेग का संचयन एक निश्चित पथ में होता है, इसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, याद रखना है।
जो न्यूरॉन से आवेग का जो संचरण हो रहा है, आवेग एक भाग से दूसरा भाग में जा रहा है ना, एक निश्चित पथ द्वारा जा रहा है, समझ गए ना। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। याद रहेगा, न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्लियर है। अब ये प्रतिवर्ती चाप में बहुत सारे पार्ट होते हैं। रास्ता, जैसे आप कहीं भी जाते हो, मान लो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपको बहुत सारा स्टेशन मिलेगा ना। इसी प्रकार से जो सूचना आपको मिलता है ना, तो सूचना विभिन्न निश्चित पथों से होती है, मतलब एक निश्चित पथ है, ऐसे ऐसे करके है जो कि इस रास्ता से जाया जाता है, इसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके विभिन्न पार्ट, इसको समझना है बस। ग्राही अंग, ये त्वचा पेशी जो ग्रहण करता है, त्वचा गर्मी ग्रहण किया, त्वचा कोई मार बैठा, त्वचा ही ग्रहण करता है, पेशी अन्य अंगों मौजूद रहते हैं। ग्राही अंग मतलब जो सूचना को ग्रहण किया। संवेदना मार्ग, ग्राही अंग द्वारा उद्दीपन को ग्रहण किए जाने के पश्चात ये उद्दीपन का संचरण संवेदी न्यूरॉन में होता है, मतलब जो फैलाने का काम करता है। अब त्वच मार लगा, कोई एक लपर मार दिया, तो जैसे ही एक लपर मारेगा तो वो ग्रहण किया हमारा त्वचा, और फिर अंदर जो रहता है संवेदी मार्ग होता है, मतलब तार निकला रहता है जो आपके जो सूचना जो होता है उसको आगे भेजने का काम करता है। तंत्रिका केंद्र, अब सूचना कहाँ पहुँच गया, तंत्रिका केंद्र। मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका केंद्र का काम करता है, संवेदना मार्ग के आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करता है। ये तंत्रिका केंद्र में सेंटर में पहुँच गया कि हमारा वो मार बैठा है, तो अब उस पर है जो कि उचित आदेश देने का काम करता है, अब ये आदेश देता है। प्रेरक मार्ग, तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का जो संचयन होता है वो न्यूरॉनों के द्वारा होता है, प्रेरक न्यूरॉन, फिर वो आदेश देता है कि तू हूँ ओकरा मार दुलभ पर। अभिवाही अंग, प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंगों में पहुँचते हैं, मतलब वो आदेश दे दिया, दिमाग आदेश दे दिया, प्रेरक मार्ग मतलब दिमाग आदेश दे दिया कि तू हूँ मार। अब ये प्रेरक मार्ग मिल गया, अब वो हाथ के पास पहुँच गया, और हाथ है जो कि उसको उठा के मार बैठता है, समझ गया ना। तो प्रतिवर्ती चाप इसमें याद रखना है। न्यूरॉनों में आवेगों का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, जिसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं। पहले ग्राही अंग हो गया, इसको याद रखना है। प्रतिवर्ती चाप के जो बहुत सारे जो अंग हैं वो ग्राही अंग, पहले ग्रहण किया, उसका संवेदी मार्ग ग्रहण किया, उसके बाद फिर संवेदी मार्ग संवेदना को, फिर तंत्रिका केंद्र, तंत्रिका केंद्र, ग्राही अंग, संवेदी मार्ग, तंत्रिका केंद्र। ग्राही अंग ग्रहण किया, फिर संवेदी मार्ग से पहुंच गया कहाँ, तंत्रिका केंद्र में, और तंत्रिका केंद्र से फिर वो प्रेरक मार्ग, मतलब वो आदेश दिया कि तुम मारो, और फिर अभिवाही अंग, अभिवाही अंग मतलब हमारे हाथ के पास पहुँच गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम लोग पढ़ लिए यहाँ तंत्रिका कैसे करके हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से कंट्रोल रखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। जैसे पेड़ पौधा में हार्मोन के बारे में पढ़े ना, तो उसमें पेड़ पौधा जो होता है अंदर उसके हार्मोन निकलता है, वही जो होता है पेड़ पौधा को वृद्धि करने में ये सब में मदद करता है, समझ गए ना। अब हम भी जानते हैं यहाँ से कि मनुष्य में भी ऐसा कोई हार्मोन होता है तो मनुष्य को बांध करके रखता है भाई, उसको है जो कि ये चीज़ करने नहीं देता है। तो देखो सबसे पहले हार्मोन तो समझ गए। हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के अंदर स्रावित होता है, एक नलिका विहीन ग्रंथि जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, मतलब वो नली नहीं दिखती है लेकिन उससे निकलते रहता है। जंतुओं के विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त पौधों की तरह कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक द्वारा होता है। ये रासायनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, हार्मोन, समझ गए ना। तो जो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण मनुष्य में जो होता है हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन का स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा होता है जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन का जो स्राव होता है शरीर की विभिन्न कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथि के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हम बता दिए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन है, मतलब उसमें नली नहीं होता है। जैसे आँख से आंसू गिरता है तो पता नहीं चलता है किस नली से बाहर निकल रहा है, मतलब निकल रहा है आंसू लेकिन कौन से नली से बाहर निकल रहा है ये पता नहीं चलता। तो नलिका विहीन मतलब नली नहीं रहता है लेकिन ग्रंथि है, क्योंकि इसके स्राव के कारण नलिकाएँ नहीं, स्राव के लिए नलिकाएँ नहीं होती हैं। नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियाँ अपने स्राव हार्मोन्स को सीधे रक्त परिसंचरण में मुक्त करता है। ये हार्मोन्स को रक्त परिसंचरण में मुक्त करती है। इन ग्रंथों से स्रावित होकर के हार्मोन्स पहले उत्तक द्रव में विस्तृत हो जाता है, जहाँ से यह फिर रक्त कोशिकाओं में पहुँचता है और इस प्रकार रक्त परिसंचरण उन अंगों में पहुँचने से इसकी जरूरत होती है, समझ गए ना। अब हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है, बहुत कम मात्रा निकलता है। इसकी बहुत थोड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए पर्याप्त होती है। हार्मोन्स प्रेरक का काम करता है। प्रेरक का काम मतलब उकसाने का काम, अर्थात रक्त परिसंचरण के माध्यम से यह अपने लक्ष्य अंगों में पहुंचता है। जब यह उन अंगों में कुछ विशिष्ट परिवर्तनों को प्रेरित करता है तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की अपेक्षा हार्मोन नियंत्रण एवं समन्वय का प्रभाव अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है।
परंतु इसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव देर तक टिकता है। इसकी रासायनिक रचना जटिल होती है। समझ गए ना, मतलब ये जो होता है हार्मोन का असर जो होता है धीरे धीरे होता है, समझ गए ना, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। समझ गए ना, अगर कोई आदमी लंबा हो रहा है तो हार्मोन के कारण, कोई आदमी लतखोर हो रहा है तो हार्मोन के कारण, कोई आदमी लफुआ हो रहा है तो हार्मोन के कारण। जे भी चीज़ आपके अंदर जो दिख रहा है ना, सारा के सारा ही जिम्मेवार हार्मोन है। समझ गए ना, अगर आप शांत हो, बढ़िया आदमी हो, तो ये हार्मोन के कारण। हार्मोन जो होता है धीरे धीरे स्राव होता है, लेकिन उसका असर जो होता है ज़्यादा समय तक होता है। जबकि तंत्रिका नियंत्रण सोच लिए कि अच्छा ये चीज़ नहीं करना है, समझ गए ना, सोच लिए कि करना है, चोरी करना है तो चोरी कर दोगे। अब हम जानते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि 6, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि 6। पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड, चौथा एड्रीनल ग्रंथि, पाँचवा अग्न्याशय की लैंगर हैंस की द्वीपकाएँ, छठा जनन ग्रंथि जिसे अंडाशय अवृषण करते हैं। फिर से एक वर्ष में मनुष्य में कितने अंतःस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं? 6। पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, पहला याद हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, दूसरा थायराइड, पहला पिट्यूटरी दूसरा थायराइड, पहला पिट्यूटरी दूसरा थायराइड, पहला पिट्यूटरी दूसरा थायराइड, याद हो गया। तीसरा पाराथायराइड, तीसरा पाराथायराइड, पहला पिट्यूटरी दूसरा थायराइड, तीसरा पाराथायराइड। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पहला पिट्यूटरी, दूसरा थायराइड, तीसरा पाराथायराइड, चौथा एड्रीनल ग्रंथि, चौथा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। पाँचवा अग्न्याशय की लैंगर हैंस की द्वीपकाएँ, अग्न्याशय की लैंगर हैंस की द्वीपकाएँ, अग्न्याशय की लैंगर हैंस की द्वीपकाएँ, याद हुआ? अग्न्याशय की लैंगर हैंस की द्वीपकाएँ। छठा जनन, जनन ग्रंथियाँ जो होता है इसमें 2 तरह के होते हैं। क्लियर है? तो हम मनुष्य के, अब सवाल है मनुष्य में कितने अंतःस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 6 अंतःस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं। पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, क्लियर है, दूसरा थायराइड ग्रंथि, क्लियर है, तीसरा हो गया पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा एड्रीनल ग्रंथि, पाँचवा अग्न्याशय की लैंगर हैंस की द्वीपकाएँ, और छठा जो हो गया हमारा जनन ग्रंथि जिसमें अंडाशय अवृषण। क्लियर है? अब पिट्यूटरी ग्रंथि को हम जानेंगे। अब पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है। जो मस्तिष्क, अब जब दिमाग छुओगे ना तो इसके पीछे जब छू करके देखोगे तो एक गड्ढा सा बना रहता है, वहीं रहता है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि। क्लियर है? यह मस्तिष्क के आधार तल के मध्य में एक वृत्त में, तो याद रखना है कपाल के स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है। कपाल के कौन सा हड्डी? स्फेनॉइड हड्डी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ रहता है? कपाल के स्फेनॉइड, कपाल के स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ना, बहुत सारे अंतःस्रावी, जैसे 6 अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़े ना, तो उसमें लगभग अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कौन रखता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब सवाल पूछेगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सवाल याद हुआ? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? कपाल के स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। क्लियर है? आगे देखिए। पिट्यूटरी ग्रंथि 2 मुख्य भागों अग्रपिंडक और पश्चपिंडक में बटा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि की 2 भाग में बटा होता है, एक अग्रपिंडक और दूसरा पश्चपिंडक। ठीक है? अग्रपिंडक से स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन। देखो पिट्यूटरी ग्रंथि 2 मुख्य भागों अग्रपिंडक और पश्चपिंडक में बटा होता है। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स जो होता है उसको वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। अग्रपिंडक से जो हार्मोन्स निकलता है उसको क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। उसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अग्रपिंडक से जो स्रावित हार्मोन्स होता है उसको हम वृद्धि हार्मोन। याद रखना है, ये शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित रखता है। ये शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डी और मांसपेशी की वृद्धि को क्या रखता है? नियंत्रित रखता है। इस हार्मोन्स के अधिक मात्रा में स्राव होने से मनुष्य की लंबाई औसत से अधिक बढ़ जाता है और हड्डियाँ भारी और मोटी हो जाती है। इस अवस्था को
जाइगेटिज्म या वृद्धता कहते हैं, मतलब वो है जो कि काफ़ी उसका शरीर विशाल दिखने में लगे। बाल्यावस्था में इस हार्मोन्स का कम स्राव हो जाने से उसका वृद्धि रुक जाता है। बचपन में अगर ये जो हमारा वृद्धि हार्मोन है इसका स्राव कम हो जाता है तो उसका वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है, समझ गए ना, जिससे मनुष्यों में बौनापन हो जाता है। क्लियर है। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन्स नर और शुक्राणु, ये अग्रपिंडक द्वारा जो स्रावित जो हार्मोन जो होते हैं ना वो नर और शुक्राणु में मदद करते हैं। तो हम बताएं कि अग्रपिंडक से स्रावित हार्मोन्स है उसको वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, जिसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में जब स्राव हो जाता है तो हमारा हड्डी जो होता है वो भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, और इसका वृद्धि अगर रुक भी जाए तो वो भी नुकसान है। मतलब इसका वृद्धि एक हिसाब से होना चाहिए, समझ गए ना। तो इसका स्राव कम हो जाने के कारण बौनापन आ जाता है। अगर पिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन्स नर में शुक्राणु, नर में जो शुक्राणु होता है ना, अगर पिंडक द्वारा स्रावित एक वृद्धि हार्मोन हो गया, एक अगर पिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन जो है ना वो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित रखता है। ये अगर पिंडक में जो एक हार्मोन्स जो होता है, बहुत सारे हार्मोन्स जो होता है जो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने को इसको नियंत्रित रखता है। एक अन्य हार्मोन जो होते हैं मादा के स्तनों को दूध स्राव में मदद करता है। मादा के जो स्तन होते हैं उससे जो दूध निकलता है उसको उसमें मदद करता है, ये दूध स्राव के लिए उत्तेजित करता है, उसको दूध निकलने के लिए उत्तेजित करता है। पश्च पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन, अगर पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन पढ़ लिए। अब पश्च पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। जल संतुलन को क्या करके रखता है, बनाए रखता है। और पश्च पिंडक में स्रावित एक अन्य हार्मोन जो होता है बच्चों के जन्म में, मादा बच्चों के जन्म में सहायक होता है। क्लियर है। तो हम पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में क्या पढ़ें। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है स्फेनॉइड हड्डी जो होता है इसके गड्ढे में स्थित होता है। ये बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, इसीलिए हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो मुख्य भागों अगर पिंडक और पश्च पिंडक में बांटा गया है, समझ गए ना। अगर पिंडक से एक हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित हो जाने से क्या हो जाता है, शरीर जो होता है आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है और हड्डी मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है। और इसका स्राव अगर रुक जाता है, बहुत कम मात्रा में स्राव होता है या बचपन में ही रुक जाता है तो बौनापन आ जाता है। इससे जो होता है वृद्धि हार्मोन से एक अन्य हार्मोन स्रावित होता है जो पुरुषों में शुक्राणु बनने में मदद करता है और ये मादा में अंडाणु, इसको उत्तेजित करने में मदद करता है। और एक अन्य हार्मोन्स जो होते हैं जो दूध को है जो कि उत्तेजित करने में, दूध जो यहाँ पे कहा जा रहा है स्तनों में दूध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। अब पश्च पिंडक द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स जो है वो जल संतुलन को मेंटेन करके रखता है। अब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको जनन में सहायक होता है एक हार्मोन्स। क्लियर है। तो हम पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में समझ गए। अब थायराइड ग्रंथि, मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है, मतलब द्विपिंडक रचना होती है, दिखने में लगता है। यहाँ पे जो हमारा फिगर दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे पाया जाता है, समझ गए ना। और ये हो गया हमारा थायराइड ग्रंथि। क्लियर है। थायराइड ग्रंथि द्विपिंडक, समझ गए ना, द्विपिंडक रचना होती है। यह ग्रंथि श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित है। श्वास नली के में लैरिक्स जो होता है इसके दोनों ओर स्थित होता है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड इस्थमस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस ग्रंथि का स्राव थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन है। थायराइड ग्रंथि से किसका स्राव होगा, थायरोक्सिन का। तो इसमें याद रखना है ना कि यह जो होता है थायराइड ग्रंथि जो होता है मनुष्य में द्विपिंडक रचना होती है। यह ग्रंथि जो होता है ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के रूप में रहते हैं और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। आगे देखते हैं। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायरोक्सिन कब स्राव होगा, जब आयोडीन रहेगा। इस हार्मोन्स में आयोडीन की अधिक मात्रा रहता है, अधिक मात्रा में रहता है। इस हार्मोन्स में आयोडीन की अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सामान्य उपापचय का नियंत्रण रखता है। अतः यह शरीर की आवश्यक सामान्यतः वृद्धि, विशेषकर हड्डी, बालों ये सब के विकास में मदद करता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कम बनता है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होगा ना तो थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन जो निकल रहा है ना वो बहुत कम निकलता है। हम अभी पढ़े कि थायरोक्सिन जो हार्मोन जो होता है वो जो होता है आयोडीन जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन नहीं है, कम है, तो थायरोक्सिन का स्राव भी कम होगा और इस हार्मोन्स के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि ये सोचता है, थायराइड ग्रंथि सोचता है कि आयोडीन को और हम उसकी गति को बढ़ाएं, उसको कम मिलता है जिससे वो फूल जाता है, समझ गए ना, जिसे घेंघा रोग कहते हैं।
तो देखोगे घेंघा रोग जो होता है ना, उसमें गर्दन के पास फूल जाता है, समझ गए ना। और ये शरीर में मानसिक वृद्धि प्रभावित करता है। इसी कारण हमारे भोजन में आयोडीन के अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। इसलिए भोजन में आयोडीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने पैकेट पे आयोडीन युक्त नमक। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में क्या बताएं। थायराइड ग्रंथि जो होता है यह द्विपिंडक होता है। ये श्वास नली के ये जो होता है ट्रैकिया जो होता है, इसके लैरिक्स के दोनों ओर स्थित होते हैं, दोनों लैरिक्स के नीचे स्थित होते हैं। क्लियर है। इसे कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, थायरोक्सिन का स्राव होता है। थायरोक्सिन है जो कि थायरोक्सिन जो है आयोडीन जो है थायरोक्सिन के स्राव में मदद करता है। क्लियर है। इसके अलावा ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के उपापचय में भी मदद करता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन्स है जो कि ज़बरदस्ती आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है कम बनता है, और उसको हार्मोन्स को बनाने की गति को बढ़ाने के चक्कर में वो ग्रंथि जो होता है फूल जाता है, सूज जाता है, जिसको हम कहते हैं घेंघा रोग या गलकंड रोग कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गए ना। अब पाराथायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हैं। ये मटर की आकार की होती है, पीली युक्त ग्रंथि होती है। ये जो गर्दन है ना, यहाँ पे देखो मटर के आकार का जो होता है, मतलब ये जो थायराइड ग्रंथि के नीचे होता है पाराथायराइड ग्रंथि। क्लियर है। और इस संयोजी ऊतक के संपूर्णतः इससे अलग होता है। इसके द्वारा सभी हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। पाराथायराइड ग्रंथि जो होता है मटर की आकृति के आकार के पीली युक्त ग्रंथि है, समझ गए ना। ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखती है। अब एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो है, यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि फिगर में आप देख सकते हो। एड्रीनल ग्रंथि ये जो हमारा है किडनी है, इसके आसपास है एड्रीनल ग्रंथि, है कि नहीं, तो इसको समझते हैं। यह सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहलाता है। याद रखना है किस ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, तो याद रखना है एड्रीनल ग्रंथि, इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। यह ग्रंथि प्रत्येक ब्रिक के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होता है। यह ब्रिक मतलब किडनी के ऊपरी सिरे पर। एड्रीनल ग्रंथि दो भाग में होता है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। ये दोनों भाग कार्यात्मक रूप से उत्पत्ति में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। याद रखना है एड्रीनल ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। और यह ब्रिक के ऊपरी भाग में होता है, ब्रिक के ऊपरी भाग में अंदर की ओर हैजे की धसा होता है। एड्रीनल ग्रंथि दो भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला, समझ गए ना। दोनों का अलग अलग हैजे की काम होता है। इसको और जानते हैं इसका काम कौन कौन है। एड्रीनल बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला। देखो कॉर्टेक्स के बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भोजन उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भोजन को पचाने में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सबको पचा लेता है। क्लियर है। शरीर में जल ये सबको मदद करता है। मिनरलोकॉर्टिड्स, देखो ग्लूकोकॉर्टी पहला नंबर कॉर्टेक्स है ना, तो इससे कॉर्टिकॉइड्स आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, समझ गए ना, तो मतलब ग्लूकोज के बारे में। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इसका मुख्य कार्य ब्रिक नलिका के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। मिनरल मतलब खनिज लवण को नियंत्रित रखता है। और लिंग हार्मोन जो होता है पेशियों तथा हड्डियों के प्रवर्धन, बाह्य लिंगों में बालों के आने, जो हमारे शरीर में बाल जो होता है इसको आने का प्रतिमानन एवं यौन आचरण मतलब होता है जो इच्छा, जो सेक्स करने का जो इच्छा होता है इसी को यौन आचरण कहते हैं। तो यौन आचरण का नियंत्रण करता है लिंग हार्मोन, तो इसके बारे में पढ़ लिए। अब एड्रीनल मेडुला जो अंदर की ओर जो होता है मेडुला हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन, कभी कभी इसे एड्रीनिन या एड्रीनालिका भी कहते हैं। अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। क्लियर है। नॉरएपिनेफ्रिन ये समान रूप से हृदय पेशी को उत्तेजित एवं संकुचित करने से तेज करते हैं, परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन रक्त शर्करा की मात्रा को शीघ्रता से बढ़ाता है। क्लियर है। तो ये सब में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो थोड़ा सा चीज़ है उसको याद रखना है। देखो गुस्सा, तनाव, ये सब में कौन सा हार्मोन्स का स्राव होगा, एपिनेफ्रिन, समझ गए ना। और आगे ब्लड प्रेशर के समस्या में नॉरएपिनेफ्रिन। लिंग हार्मोन समझिए गए। मिनरलो ये हो गया मिनरल्स, खनिज लवण, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ये ग्लूकोज वाला जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा
और मिनरलों वाला है मिनरल खनिज लवण। लिंग हार्मोन वाला है वो समझिएगा। और एपिनेफ्रिन मतलब हो गया मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, ये सबको कंट्रोल करके रखता है, इस सबको उत्तेजित करता है। नॉरएपिनेफ्रिन हो गया जो हमारा ब्लड प्रेशर, हृदय पेशियों को नियंत्रित रखता है। आगे जो है अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपका, ये भी हमारा वीवीआई है। इसमें बस कुछ चीज़ वीवीआई। अग्न्याशय की एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय और डिओडिनम के बीच स्थित होता है। अग्न्याशय के विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं के समूह होते हैं जिसे लैंगर-हैंस की द्वीपका, बहुत सारा कोशिकाएं इसके समूह इसमें होता है जिसे हम लैंगर-हैंस की द्वीपका कहते हैं। इससे यह अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है। इससे हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इससे जो हार्मोन्स निकलता है ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। समझ गए ना, कंट्रोल करके रखता है। और उचित मात्रा में इनका स्राव नहीं होने से मधुमेह नामक रोग रहता है। अगर ये लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं से हार्मोन्स का स्राव ना हो तो इंसुलिन नामक हार्मोन ये हमारा मधुमेह हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या है कि ये ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखता है। और ये इंसुलिन का जब इसका स्राव नहीं होगा, लैंगर-हैंस की द्वीपका से स्राव नहीं, तो ये हमारा क्या बोलता है, ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हमें मधुमेह हो जाएगा। चिकित्सक कम करने के लिए चीनी खाने तथा कम चीनी खाने तथा इंसुलिन की सुई लगवाने का, इंसुलिन हार्मोन है जो कि कम जाता है। क्लियर है। तो अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं क्या लिखेंगे, अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं में लिखेंगे कि इससे जो होता है इंसुलिन का स्राव होता है जो ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है। समझ गए ना। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या कि ग्लूकोज के तो नियंत्रण करने वाला कोई है नहीं। तो ये सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा एग्जाम में, कि मधुमेह जो इंसुलिन का जो स्राव होता है किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए में रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, फिर है कि अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपका है। तो अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपका समझ गए ना। जनन ग्रंथि या अंडाशय वृषण है, इसको जानते ही होंगे। जनन कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये जनन ग्रंथि। अंडाशय, कई हार्मोन्स का स्राव होता है अंडाशय से। अंडाशय मतलब ये महिलाओं में होता है, लड़कियों में। बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था मतलब जवानी में होने वाले सभी परिवर्तन जो होते हैं इस हार्मोन्स के कारण होते हैं, अंडाशय के कारण। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स को एंड्रोजेन्स कहते हैं, ये याद रखिएगा। वृषण जो होता है वो पुरुष में होता है, समझ गए ना। अंडाशय जो होता है वो महिला में होता है, इसकी संख्या 2 होती है। अंडाशय जो होता है महिला में, इसका फिगर है जो कि दिया हुआ है, समझ गए ना। अब पुरुष में है जो कि वृषण होता है, इसका फिगर देख लीजिएगा। क्लियर है। तो ये इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसको एंड्रोजेन्स कहते हैं। इसमें प्रमुख एंड्रोजेन्स हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, याद रखना है। इसमें जो हार्मोन्स निकलता है एंड्रोजेन्स, और उसमें जो प्रमुख हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन। तो दोनों पूछता है, एंड्रोजेन्स किसका हार्मोन है, तो नर हार्मोन है, मतलब वृषण से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है, तो नर हार्मोन है, वृषण से निकलता है। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन और यौन आचरण से प्रेरित होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमने 5 लेसन चैप्टर है जो कि पूरा पढ़ा दिया। जब भी आपको याद करना रहे वीडियो देख करके रिवीजन कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए। और वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है तो नोट्स से भी पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे आपको सही लगे और इससे अब ये सब सवाल पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग है जो कि समझ गए होंगे, समझ गए। लास्ट टाइम